नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित शर्मा आप सभी का कौटिल्य एकेडमी जबलपुर ब्रांच के YouTube चैनल में हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी श्री विजय दुबे सर के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो सेशन होने जा रहा है ये श्रीलंका की जो वर्तमान में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है उस पर है। इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम इस फाइनेंशियल क्राइसिस के तात्कालिक कारण, इसके दीर्घकालिक कारण, इस फाइनेंशियल क्राइसिस में भारत की जो सहयोगी भूमिका रही है उस पर, और चाइना की ऐसी क्या नीतियां रही जिनने श्रीलंका की इस फाइनेंशियल क्राइसिस में भूमिका निभाई है, साथ ही श्रीलंका की इस फाइनेंशियल क्राइसिस के वैश्विक प्रभाव क्या हो सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो सेशन जब कंप्लीट होगा तो आपको श्रीलंका की इस क्राइसिस के संदर्भ में सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकेंगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। सर, जो श्रीलंका का ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो जूझ रहे हैं श्रीलंका इस समय, क्या लगता है कि इसके लिए केवल क्या इसके कोई तात्कालिक कारण हैं या पीछे भी कुछ था? तो अगर तात्कालिक कारण है तो मैं चाहूँगा कि आप तात्कालिक कारणों के संदर्भ में कुछ बताएं। वर्तमान में श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इसके पीछे तात्कालिक कारण भी हैं और कुछ ऐतिहासिक कारण भी हैं। दोनों कारण ही जिम्मेदार हैं। यदि हम तात्कालिक कारणों की बात करें तो जो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था है वह मुख्यतः दो बिंदुओं पर आधारित है। पहला पर्यटन और दूसरा है चाय, रबर व चावल के उत्पादन, यानी कृषि से जुड़े हुए पदार्थों पर। इसमें हम देखें तो पर्यटन पर बुरा असर पड़ा है कोविड के कारण, और इसके पहले वहाँ पर ईस्टर डे पर कुछ बम विस्फोट हुए थे कट्टरपंथियों द्वारा, जिससे वहाँ के पर्यटन पर बुरा प्रभाव पड़ा था। और श्रीलंका की जो आय का एक बहुत बड़ा जरिया था वो पर्यटन था, और कोविड के दौरान और कोविड के बाद भी पर्यटक नहीं आए, क्योंकि कोविड के बाद रूस यूक्रेन युद्ध चालू हो गया और श्रीलंका में पर्यटन का एक बड़ा हिस्सा रूस से आता था। तो निश्चित रूप से पर्यटन ने श्रीलंका की आर्थिक स्थिति को बहुत गंभीर आघात पहुंचाया है, क्योंकि 2019 में हम देखते हैं कि यहाँ का विदेशी मुद्रा भंडार करीब $7.5 अरब था और अब वर्तमान में $1.5 अरब है। और निश्चित रूप से ऐसे में श्रीलंका को आवश्यक वस्तुओं को आयात करने में बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा, दूसरी तरफ कुछ तात्कालिक कारण और भी हैं, जैसे श्रीलंका की जो सरकार है उसने 2019 में केमिकल फर्टिलाइज़रों का जो उपयोग होता था कृषि में उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था और ऑर्गेनिक खेती पर जोर दिया था, और उसका यह निर्णय बहुत गलत साबित हुआ। उसके पीछे तर्क ये दिया था कि रासायनिक उर्वरकों के आयात पर काफ़ी विदेशी मुद्रा खर्च होती है तो उसमें बचत होगी, लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का उपयोग करने से, ऑर्गेनिक उपयोग करने से श्रीलंका में कृषि का उत्पादन घट गया। यहाँ तक कि चावल का उत्पादन भी घट गया और चाय का उत्पादन भी घट गया। और चाय से श्रीलंका चाय का बहुत निर्यात करता था, उससे अच्छी खासी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी। इससे श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार घट गया और टूरिज्म ने तो बुरा असर डाला ही था। दूसरी तरफ श्रीलंका सरकार की कुछ आर्थिक कुप्रबंधन भी इस आर्थिक क्राइसिस के लिए जिम्मेदार है। जैसे श्रीलंका की सरकार ने चुनाव से पहले एक लोक लुभावन वादा किया था कि यदि हम सत्ता में आएंगे तो वैट के रेट को हम घटा देंगे, और जैसे ही वो सत्ता में आए उन्होंने उस दर को कम कर दिया। आशा थी कि इससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे और उनकी डिमांड बढ़ेगी, लेकिन उल्टा हुआ। इससे श्रीलंका सरकार को रेवेन्यू का लॉस हुआ और उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई। तो इस तरह के कुछ कारण थे जिन्हें हम तात्कालिक कारण कह सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कि श्रीलंका की जो सरकार है वह बहुत पहले से ही आर्थिक क्षेत्र में कोई संरचनात्मक परिवर्तन नहीं ला रही थी। 1948 में श्रीलंका ब्रिटिश आधिपत्य से स्वतंत्र हुआ था और उसके बाद श्रीलंका पर शिन्हली बुद्धिस्ट परंपराओं का प्रभाव रहा, और जिसके कारण वहाँ की जो दूसरे माइनॉरिटी हैं तमिल के प्रति उन्होंने भेदभाव नीति अपनाई। और यही कारण है कि 1983 से लेकर 2009 तक श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ, और इस गृह युद्ध में श्रीलंका सरकार को बहुत ज़्यादा खर्चा अपने फोर्स के मॉडर्नाइजेशन में और वेपन के इंपोर्ट में खर्च करना पड़ा। और इस लंबे गृह युद्ध के कारण
श्रीलंका को न केवल जान माल का नुकसान हुआ बल्कि वह अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं ला पाया। यदि हम इसी दौरान देखें तो चीन व भारत ने अपनी आर्थिक नीतियों में परिवर्तन किए और इसी के कारण है कि चीन और भारत आज बहुत अच्छी स्थिति में है। तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक कारण भी श्रीलंका के इस आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार है। जो पहले सरकारें थी, चाहे वह प्रेमदासा की सरकार हो, चाहे भंडार नायका की सरकार हो, चाहे रामदासा की सरकार है, वह गृह युद्ध में ज़्यादा इन्वॉल्व थी और अर्थव्यवस्था के परिवर्तनों पर, सकारात्मक परिवर्तनों पर उन्होंने कभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और जब 2005 में राजपक्षे की सरकार आई तो उनका झुकाव थोड़ा चीन की ओर ज़्यादा था और इसी कारण ये चीन के आर्थिक षड्यंत्रों के शिकार बन गए। तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक व तात्कालिक दोनों कारण ही श्रीलंका की इस वर्तमान आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार है। थैंक यू सर। तो सर, जैसे हम देखते हैं कि कोविड-19 जो तो एक वैश्विक परिस्थिति निर्मित हुई थी जिसका असर लगभग विश्व के सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ा, पर जैसे आपने बताया कि केवल कोविड-19 या तात्कालिक कारण ही श्रीलंका के वर्तमान इस फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए जिम्मेदार नहीं है। श्रीलंका स्वतंत्रता के बाद से भी वहाँ पर कोई ऐसा आर्थिक रिफॉर्म लाने की कोशिश नहीं हुई और जैसे आपने बताया कि कई कारण रहे हैं, अलग अलग समय काल में अलग अलग स्थितियाँ निर्मित रही, जिसमें वहाँ का सिविल वॉर भी महत्वपूर्ण था कि श्रीलंका ने कभी भी अपने आप को इस स्थिति में आने के लिए कोई विकल्प सोचकर नहीं रखा था कि ऐसी स्थिति अगर निर्मित हो जाएगी तो श्रीलंका के पास क्या विकल्प। तो सर, मेरा अगला जो प्रश्न है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में व्यापक नीतियां बनाता है और निश्चित रूप से उन सभी नीतियों में एक सेगमेंट ऐसा रहता होगा कि यदि उनके देश में इस प्रकार की कोई फाइनेंशियल क्राइसिस खड़ा हो जाए तो उस समय उनके पास क्या विकल्प होने चाहिए। तो उसके संदर्भ में अगर इन जनरल मैं पूछूं, सामान्यतः हर घर पर भी, एक सामान्य परिवारों में भी हम एक इमरजेंसी फंड के रूप में एक फंड आपातकाल के संदर्भ में रखते हैं कि यदि कोई मेडिकल क्राइसिस हो जाए या कोई भी स्थिति निर्मित हो जाए तो कोई भी देश जब अपनी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इन आपातकालीन उपबंधों का निर्धारण करता होगा तो वो क्या क्या पहलू सोचता होगा। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि श्रीलंका के साथ जो संकट है इससे पहले भारत, रूस, इक्वेडोर व अर्जेंटीना भी इससे गुजर चुकी है। इस संकट का उपाय इस संकट के समाधान के लिए एक अच्छा उपाय है कि आप गोल्ड का भंडार ज़्यादा से ज़्यादा रखें। जैसा कि 1991 में भारत के साथ भी इस तरह की चीज़ें हुई। भारत ने IMF से ऋण लिया और हमने गोल्ड को बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा था, उससे हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई और उसके बाद हमने अर्थव्यवस्था में इस तरह के संरचनात्मक परिवर्तन किए कि फिर हमने मुड़कर नहीं देखा। जिस IMF से हमने ऋण लिया था 2003 तक हम उस IMF को ऋण देने लगे। तो इस बैकअप प्लान से बचने, इस समस्या से बचने के लिए बैकअप के रूप में ज़रूरी है कि हर देश ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड के भंडार को अपने पास रखे, जो कि श्रीलंका में नहीं है, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता के बाद से ही इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया और इनका ज़्यादा समय कुछ सिंहली बौद्ध परंपराओं या बौद्ध धर्म को स्थापित रखने में या तमिलों को दबाने में चला गया। तो आज इनके लिए एक लेसन है कि ये अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाते हुए इस तरह के बैकअप प्लान बनाएं जिससे चल के आगे कोई संकट ना खड़ा हो। और इस तरह के बैकअप प्लान का उपयोग भारत ने 1991 में किया था। तो भारत, अर्जेंटीना, रूस, इक्वेडोर से ये लेसन लेते हुए आगे भविष्य का रास्ता चुन सकते हैं। थैंक यू सर। सर, किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार जो फॉरेक्स एक्स रिजर्व जो होता है उसकी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? विदेशी मुद्रा भंडार की किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेशी मुद्रा भंडार से ही तय होता है कि वह देश किसी वस्तु को कितने दिनों तक आयात कर पाएगा, क्योंकि जनरली विकासशील देश जो हैं उनमें बहुत सारी चीज़ों का वो बाहर से आयात करते हैं और श्रीलंका भी इसी तरह का देश है। तो विदेशी मुद्रा भंडार जिसमें डॉलर, सोना, IMF में रखे गए कुछ कोटे शामिल होते हैं, इनसे मिलकर बनता है, उसका बहुत अच्छा होना आवश्यक है।
क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार का जो मुख्य घटक है वो है डॉलर, और इस डॉलर से ही आप कोई बाहर से चीज़ें खरीद सकते हैं। यदि यह गिरता जाता है तो निश्चित रूप से आपकी अर्थव्यवस्था के लिए नकारात्मक संकेत है, आपके निर्यात घट रहे हैं, आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो घट रहा है, आपके देश में विदेशी निवेश नहीं हो रहा है, और ऐसी स्थिति में आते आते एक स्थिति आती है कि आप बाहर से कुछ आवश्यक वस्तुओं का आयात नहीं कर पाते। जैसे श्रीलंका वर्तमान में तेल आपका है, गेहूँ, दाल, तो आपके इन चीज़ों का, गैस, इन चीज़ों का आयात नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण वहाँ इन चीज़ों की शॉर्टेज हो गई है और इसके कारण वहाँ मुनाफाखोरी भी हो रही है। तो निश्चित रूप से यदि किसी भी देश को इस तरह के संकट से बचना है तो उसे काफ़ी दीर्घकालिक उपाय अपनाने पड़ेंगे। धन्यवाद सर। सर, हम देखते हैं कि श्रीलंका की इस वर्तमान परिस्थिति में भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका श्रीलंका के सहयोग के रूप में निभाई है। तो किस प्रकार से भारत ने ये सहयोग की नीतियाँ अपनाई हैं, किस रूप में अपनाई हैं, और भारत का ये जो सहयोगात्मक रवैया रहा है श्रीलंका के प्रति, इसका भविष्य में दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं चाहता हूँ सर कुछ उसके संदर्भ में आप। यदि हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो भारत और श्रीलंका के संबंध जो है नरम गरम रहे हैं, और भारत का जहाँ तक यहाँ पे रोल का सवाल है, भारत ने हमेशा बड़े भाई की भूमिका निभाई, यानी भारत ने श्रीलंका को दिया ही जाता है। जैसे कि 1976 में हमने कच्चा तिबू आइलैंड उनको दे दिया था ताकि संबंध अच्छे रहें, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी भारत ने श्रीलंका की बढ़कर मदद की है। जैसे अभी $1 बिलियन की हमने उनको क्रेडिट लाइन दी है। क्रेडिट लाइन का अर्थ है कि ये जो धन हम उनको देंगे उससे वो भारत से ही कुछ दवाइयाँ, तेल वगैरह खरीदेंगे, उनको भारत से ही खरीदना पड़ेगा। साथ ही हमने उनको जो कुछ ऋण दिए थे उनको अभी हमने अस्थायी रूप से पोस्टपोन कर दिया है, ताकि श्रीलंका पर जो विदेशी कर्ज है लगभग $51 अरब का, उससे उस पर बुरा प्रभाव ना पड़े। साथ ही हमने उनको चावल भी दिया है, तेल भी दिया है, दवाइयाँ भी दी हैं। तो इस तरह भारत जो है श्रीलंका की एक बड़े भाई के रूप में मदद कर रहा है, और इस आर्थिक संकट के बाद दक्षिण एशिया में भारत की भूमिका में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। और जैसा कि 1989 वगैरह में हमने वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी, तो ऐसा कहा गया कि हम अपने टेरर या फोर्स के माध्यम से श्रीलंका को दबाना चाहते हैं। आज हम देख रहे हैं बिल्कुल उसके प्रतिकूल जाकर हम एक बड़े भाई के रूप में और एक मानवीयता के आधार पर उसको सहायता दे रहे हैं, और भारत ही ऐसी स्थिति में श्रीलंका को निकाल पाएगा, ऐसा मेरा मानना है, और ये ही भविष्य में होगा। थैंक यू सर। सर, बहुत सारे पॉइंट चाइना को लेकर आए कि जो श्रीलंका का ये जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस में चाइना का कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा है या चाइना की कोई ऐसी नीति रही है जिसकी वजह से भी श्रीलंका इस फाइनेंशियल क्राइसिस को ज़्यादा फेस कर रहा है। तो सर, उसके संदर्भ में कुछ आप बताएं अगर। यहाँ पर चाइना की पॉलिसी को हम देखें तो वह छोटे छोटे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा लेता है। जैसे कि श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह का विकास करना चाहा, पहले उसने भारत से बात की, भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि यह जो आपका कार्यक्रम है इससे आपको कोई आर्थिक लाभ नहीं होगा। अमेरिका ने भी मना कर दिया, लेकिन चीन ने अपने आर्थिक स्वार्थों के चलते वो उसमें कहा कि हम इसका विकास करेंगे, और बाद में चीनी कंपनियों से कुछ उनको ऋण दिलवाया, और बाद में श्रीलंका सरकार उसे पे नहीं कर पाई, अतः उन्होंने हम्बनटोटा बंदरगाह को लीज पे ले लिया। तो इस तरह चीन की एक पॉलिसी रही है कि ऐसे छोटे छोटे देशों को वो कर्ज के जाल में फंसा लेता है, फिर उनसे वो किसी क्षेत्र का मांग करता है। तो ऐसा लगता है कि हमें ब्रिटिश काल के कॉलोनिज्म की याद आ जाती है। तो निश्चित रूप से चीन इसके माध्यम से अपने राजनीतिक व वैदेशिक प्रभाव वहाँ पर स्थापित कर देता है। चूँकि श्रीलंका भारत का बहुत ही निकटवर्ती पड़ोसी है और चीन के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं, इसलिए श्रीलंका में चीन की उपस्थिति भारत के लिए बिल्कुल भी लाभदायक नहीं है, और भारत को श्रीलंका में इस तरह मदद करनी चाहिए कि चीन का प्रभाव समाप्त हो जाए और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ जाए। तो यहाँ यह कहा जा रहा है कि
अब छोटे छोटे देशों को चीन से ऋण लेने में बचना चाहिए, क्योंकि चीन की जो पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं इन छोटे देशों को आर्थिक गुलामी की ओर ले जा रही है। धन्यवाद सर। तो सर, ये जो श्रीलंका की इस स्थिति में चीन कोई ढिलाई बरत रहा है श्रीलंका के प्रति, या चीन अभी पुराने रुख पर ही अड़ा हुआ है, या कुछ और अतिरिक्त मांग कर रहा है? नहीं, अभी अतिरिक्त मांग तो नहीं की है, बल्कि भारत की तरह उसने भी श्रीलंका को कुछ आर्थिक सहायता दी है। जैसे जो ऋण दिए थे उसने श्रीलंका को, उनकी वसूली अभी अस्थायी रूप से स्थगित कर दी है, लेकिन ये है कि बाद में वह इनको वसूलेगा। दूसरा ये है कि चीन का जो ऋण देने का तरीका है वो कमर्शियल लोन है ज़्यादातर, उन पर ब्याज दर बहुत क्या है, ज़्यादा है, और उन ऋणों से श्रीलंका को कोई आर्थिक लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि वो एक डेब्ट जाल में फंस जाएगा। इसलिए श्रीलंका को चाहिए कि वह चीन से दूरी बना ले, बल्कि दूसरी संस्थाएं, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, इनसे ऋण लेना प्रारंभ करे। क्योंकि 2005 में जो राजपक्षे सरकार जब सत्ता में आई तो उन्होंने ज़्यादातर ऋण चीन से लिए, और कुछ ऋण ऐसे लिए जो कमर्शियल लोन थे। उन्होंने विश्व बैंक या दूसरे बैंक की बजाय कमर्शियल लोन लिए, और जिसके कारण उन पर ज़्यादा कर्ज का बोझ बढ़ गया। और आज हम देखते हैं कि श्रीलंका पर 51 अरब डॉलर का कर्ज है, और 2022 में उन्हें 7 अरब डॉलर चुकाने हैं, जबकि उनके विदेशी मुद्रा भंडार में केवल 1.5 अरब डॉलर है। तो निश्चित रूप से श्रीलंका सरकार आज दिवालिया हो गई है, और अब उन्हें बहुत ही लॉन्ग टर्म रिफॉर्म अपनाने पड़ेंगे, जैसे कि 1991 में हमने अपनाए थे, इक्वेडोर ने भी अपनाए, ग्रीस ने भी अपनाए, और वो कुछ सालों बाद आर्थिक संकट से बाहर हो गए। धन्यवाद सर। क्या लगता है सर कि जो श्रीलंका का क्राइसिस है, इसके वैश्विक प्रभाव भी कुछ पड़ेंगे क्या? बिल्कुल, आपने ठीक कहा है, इसके वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट भी पड़ेंगे। इससे एक तो ये है कि भारत और चीन की भूमिका दक्षिण एशिया में बढ़ जाएगी, क्योंकि वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, और बड़ी महाशक्तियां जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस इसी में इन्वॉल्व है, और रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में इन्वॉल्व है। तो ज़्यादातर महाशक्तियां इस इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर ध्यान नहीं दे पा रही हैं, और उन्होंने भी मान लिया है कि इस समस्या का हल भारत और चीन के पास ही है। तो भारत का प्रभाव निश्चित रूप से न केवल दक्षिण एशिया में बल्कि विश्व में बढ़ेगा, साथ ही साथ चीन का भी बढ़ेगा, और भारत को चाहिए कि वो चीन के प्रभाव को इतना ना बढ़ने दे कि श्रीलंका उसके एहसानों के तले दब जाए। भारत को चाहिए कि एक बड़े भाई के रूप में श्रीलंका की मदद करे, क्योंकि श्रीलंका उसका बहुत ही निकटवर्ती पड़ोसी है, और वहाँ पर यदि भारतीय प्रभाव बना रहे तो ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है। और इसी दिशा में भारत सरकार ने अभी तक प्रयास भी किए हैं, और ये मुझे लगता है कि उनके प्रयास इस प्रकार से जारी भी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसी दिशा में भारत सरकार प्रयास कर रही है, और हमने श्रीलंका की दिल खोल कर सहायता की है, और वहाँ से आने वाले तमिल शरणार्थियों को भी हम शरण देने के लिए तैयार हैं। और थैंक यू सर। क्या लगता है सर कि अब श्रीलंका के पास क्या विकल्प हैं अपने आप को इस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए? श्रीलंका की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है, वह ईस्ट और वेस्ट को जोड़ता है। यदि उन्होंने शुरू से ही अर्थव्यवस्था पे ध्यान दिया होता तो आज श्रीलंका हांगकांग, मुंबई या शंघाई की तरह विकसित होता। तो ये आर्थिक संकट श्रीलंका के लिए एक लेसन है, और इस संबंध में मेरा मानना है कि श्रीलंका को दो तरफा रणनीति अपनाना चाहिए। एक है शॉर्ट टर्म रणनीति और दूसरी है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म के तहत इनको पहले तो सौर ऊर्जा के विकास पे ध्यान देना चाहिए, इससे डीजल, पेट्रोल व गैस पे जो इनकी डिपेंडेंसी है वो कम हो सकती है। और इसके लिए श्रीलंका सरकार को भारत और चीन से सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पहल पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापित हो चुका है, और भारत भी सौर ऊर्जा को बड़ी तेज़ी से अपना रहा है, क्योंकि भारत के साथ भी ये है कि डीजल और पेट्रोल पर डिपेंडेंसी उसके लिए एक खतरा ही है, उसकी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। तो श्रीलंका को पहले तो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कुछ क्रांतिकारी बदलाव करने चाहिए, ताकि इस तरह के फुल डिपेंडेंसी पर उसकी निर्भरता कम हो।
दूसरा ये है कि श्रीलंका को आर्थिक सुधार कार्यक्रम चालू करना चाहिए। जैसे श्रीलंका की इकोनॉमी पर जो सरकार का दखल है वो धीरे धीरे कम हो, वहाँ पे जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो कम हो, जो अभी टैक्स घटाने का निर्णय है उसे वापस लेना चाहिए, टैक्स बढ़ाए जाने चाहिए, जो केमिकल फर्टिलाइज़र पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया है उस निर्णय को भी वापस लिया जाना चाहिए। और श्रीलंका को चाहिए कि वह भारत और चीन की मदद से कुछ ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जिसका असर लॉन्ग टर्म में हो। जैसे श्रीलंका को चाहिए कि वो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए 1966 में जिस तरह भारत ने ग्रीन रेवोल्यूशन को अपनाया था वैसे एफर्ट करे, क्योंकि इससे खाद्य उत्पादन में उसको आत्मनिर्भरता आ जाएगी और इससे जो है वहाँ पे खाद्यान्न संकट पैदा हुआ है या जो जमाखोरी हो रही है ये समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये है कि अभी तो उसे राशनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि उसके पास इतना विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है और दूसरी ओर उसे कहीं से सहायता भी प्राप्त नहीं हो रही है। तो आगे चल के कुछ वर्ष श्रीलंका के नागरिकों के लिए कठिनाई के रहेंगे और उन्हें फ्यूल हो, चाहे गैस हो, चाहे चावल हो, चाहे आपके मेडिसिन्स हैं, ये राशनिंग के थ्रू ही मिलेगी। तो इस व्यवस्था को बड़ा पारदर्शी रूप से उसे सुचारू करना चाहिए। यदि हम लॉन्ग टर्म में देखें तो श्रीलंका सरकार को चाहिए कि वह अपने जो मैरीन रिसोर्सेज हैं, समुद्री संसाधन है, जैसे मछली पालन है, आपके झींगा पालन है, इस पर विशेष ध्यान दें। दूसरा ये है कि वह अपने बंदरगाहों को इस तरह विकसित करे कि वह हांगकांग की तरह विकसित हो जाए। इसके लिए उसे हांगकांग सरकार से मार्गदर्शन लेना चाहिए, संघाई से मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि जो भौगोलिक स्थिति है वो श्रीलंका को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रदान करती है। तो श्रीलंका को यदि आगे अपने भविष्य को बेहतर करना है तो चीन व भारत के मार्गदर्शन से ही उसको आगे काम करना पड़ेगा और इसके लिए उसे भारत की कंपनियों की ही सहायता लेनी पड़ेगी, चाहे उसे रेलवे का मॉडर्नाइजेशन करना हो या किसी और क्षेत्र का मॉडर्नाइजेशन। थैंक यू सर। सर, एक और प्रश्न है कि श्रीलंका जैसे देश में इस प्रकार से जो स्थिति निर्मित हुई है और जिस प्रकार से श्रीलंका जूझ रहा है अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर, तो ये स्थिति अन्य छोटे देश जो विश्व के हैं उनको क्या सीख प्रदान कर रहे हैं? श्रीलंका की आर्थिक जो संकट है वो विश्व के अन्य देशों को ये सीख दे रहा है कि आप अर्थव्यवस्था में वैकल्पिक साधनों को हमेशा खोजते रहिए और चुनाव जीतने के लिए जो आप लोक लुभावन योजनाओं की घोषणाएं करते हैं उनसे आपको बचना चाहिए। इन लोक लुभावन योजनाओं से कुछ समय के लिए जनता को फ़ायदा होता है लेकिन लंबे समय तक जनता को नुकसान होता है। जैसे कि श्रीलंका की सरकार ने कहा कि हम टैक्स रेट में घटा देंगे, तो उससे ऐसा लगा कि श्रीलंका की जनता को राहत मिलने वाली है, लेकिन आज देख रहे हैं कि उनको एक लॉन्ग टर्म परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इससे ये हमें सीख मिलती है कि अर्थव्यवस्था में जो वैकल्पिक साधन हैं, जैसे हम फ्यूल का प्रयोग कर रहे हैं तो हम सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। हम यदि चावल का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं तो उसके स्थान पे हम मैरीन सोर्सेज, मछली या झींगा का ज़्यादा उपयोग करें। इन विकल्पों को हमेशा आजमाते रहना चाहिए और इस पर अनुसंधान व विकास पर ध्यान देना चाहिए और लोक लुभावन योजनाओं से हमें बचना चाहिए, विशेषकर छोटे देशों, क्योंकि ऐसे देशों के लिए इस तरह की योजनाएं और घातक सिद्ध होती हैं। जैसे भारत में भी होती है लेकिन भारत की सरकार इसको बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर लेती है और भारत के पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। इन छोटे देशों के पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं और इनकी सरकारें ज़बरदस्ती चुनाव जीतने के लिए इस तरह के प्लान लाती हैं। तो मेरा ये कहना है कि श्रीलंका के साथ साथ नेपाल, पाकिस्तान व बांग्लादेश की सरकार को इससे सबक लेना चाहिए। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये रहा हमारा डिस्कशन श्रीलंका की इस फाइनेंशियल क्राइसिस पर। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी श्री विजय दुबे सर ने हर एक पहलू पर अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया। ये फाइनेंशियल क्राइसिस के तात्कालिक कारण क्या थे, श्रीलंकाई सरकार की पूर्व में दीर्घकालीन अपनी नीतियाँ क्या रहीं जो कि इस क्राइसिस के लिए जिम्मेदार रहीं,
भारत ने किस प्रकार अपना सहयोगात्मक रवैया श्रीलंका के प्रति अपनाया, उसके भविष्य में क्या परिणाम होंगे ये भी हमने सुना सर के माध्यम से। चाइना की कौन सी ऐसी नीति थी जिसने जो कि कहीं ना कहीं श्रीलंका के इस क्राइसिस में जिम्मेदार रही, बताया जाता था ऐसा। साथ ही इस क्राइसिस के वैश्विक प्रभाव क्या होंगे इसे हमने समझा। विश्व के अन्य छोटे छोटे देश जो हैं वो आज श्रीलंका की इस स्थिति से क्या सीख ले सकते हैं ताकि इस प्रकार की स्थितियां उनके देश में निर्मित ना हो, ये हमने जाना। और श्रीलंका के पास अब क्या विकल्प उपलब्ध हैं, जिसमें से भी 2 हिस्सों में हमने देखा कि तात्कालिक श्रीलंका ऐसे क्या करे कि उसकी अर्थव्यवस्था रिकवर हो, और दीर्घकालीन नीतियां श्रीलंका को क्या अपनाई जानी चाहिए ताकि फिर आगे भविष्य में चलकर श्रीलंका में इस प्रकार का किसी प्रकार का आर्थिक ये आपातकाल की स्थिति ना निर्मित हो। इन सभी पहलुओं पर सर ने अपना महत्वपूर्ण अनुभव आपके साथ शेयर किया। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और श्रीलंका के इस फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर जो प्रश्न आपके मन में आए होंगे शायद उनके उत्तर आपको इस डिस्कशन के माध्यम से मिले। तो थैंक यू, आपने हमारा वीडियो देखा। जय हिंद।